हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डील कर रहे हैं कुछ दिनों से। ठीक है, वहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ही हम, ठीक है, बेसिक तो हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को डील कर रहे थे, लेकिन आरएनए के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी है। ठीक है, हमने पहले तो आरएनए देखा, आरएनए सॉरी डीएनए देखा हमने, डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिर हर एक केमिकल कंपोजिशन पर हमने बहुत सारी डीपली बात करी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रीवियस सेशन जितनी भी आए हैं। ठीक है, हर किसी पे हमने बहुत सारी डीपली बातें करी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ठीक है, डीएनए हमने मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले तो फर्स्ट सेशन में हमने पूरी स्टोरी बताई इसकी। ठीक है, पूरी स्टोरी बताई इनकी। फिर पूरी स्टोरी होने के बाद उसके बाद हमने एक कहानी के समान एक ट्रेलर के समान इस टॉपिक को कवर किया पहले सेशन में। फिर उसके बाद हमने बेसिक पे बातें करना स्टार्ट करी। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे, हमारी गाड़ी आजकल चल रही है। ठीक है, और एक दिन पूरा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, मतलब पूरे टॉपिक तक हमारी गाड़ी ज़रूर आएगी। ठीक है, अब चल रही है स्लो स्लो, तो ठीक है, हमें तो कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से जाएंगे, समझ के साथ जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूँ आपको, कल नीट का पेपर था, बहुत बढ़िया पेपर था। मतलब बायो के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, यदि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, घुमा, मतलब ज़्यादा आपको कंफ्यूज भी नहीं किया उन्होंने, सीधी सीधी बातें आप लोगों के सामने उन्होंने लाइन टू लाइन उठा के रख दिए थे। और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, बहुत बहुत सिंपल। आपने यदि पेपर देखा होगा तो, मैं आज दिन दिन भर पेपर ही देख रहा था, बहुत सिंपल पेपर था और बहुत बढ़िया था। और आपको आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, अच्छे कॉलेज में हो, यही दिल से मैं दुआ देता हूँ। और चलो आते हैं हमारे पॉइंट पे आज के सेशन पर। आज हम बात करने वाले डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कई सारी बातें करी हमने इसके प्रीवियस सेशन में, तो आते हैं सीधा पॉइंट पॉइंट पे हमारे। तो आज का सेशन है हमारा हमारा टॉपिक चल रहा है कुछ दिनों से, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और नियर बाय हम स्लो स्लो चल रहे हैं इसके, जो 12th एनसीईआरटी का सिक्स नंबर का टॉपिक है। 12 एनसीईआरटी का 6 नंबर का जो टॉपिक है, ठीक है, इस पर है हम। ये WBS ने बहुत बढ़िया अपडेट हुआ है इस बार, ये चेंजेस बहुत बढ़िया आए हैं इस बार। और ना नॉर्मली ये लैपटॉप में होते हैं, एंड्रॉयड में होते नहीं है। ये WPS इस बार बहुत बढ़िया अपडेट हो गया है। ठीक है, तो चलते 6 नंबर का 12th एनसीईआरटी का 6 नंबर का टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलते आगे। तो देखो, आज हम बेसिकली बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में हमने बहुत सारी बात करी है, डीएनए एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसके बाद हमने इसके केमिकल कंपोजिशन का किस किस से बनता है, ये बहुत सारी बातें इसके ऊपर देखी। ठीक है भैया, अब बनता कैसा है वो हमने देख लिया, अब ये होता कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनता कैसे है हमने देख लिया है। क्या? फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर मॉलिक्यूल, इन तीनों से बनता है। इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी है, 2 सेशन है इसके ऊपर। एक का ड्यूरेशन 51 मिनट है और दूसरे का ड्यूरेशन लगभग 36 मिनट का है आई थिंक। तो दोनों देख लीजिए, आप बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। और बेसिक आपको डीएनए कॉन्सेप्ट हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, फिर डीएनए में आपको कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं, आप वो 2 सेशन देख के आते हैं। तो ठीक है, तो चलते भटकते नहीं, आते हमारे सेशन के ऊपर। आज का सेशन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ले स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। तो देखो, बेसिकली हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, ऐसे 2 स्टैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, इसके भीतर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और यहाँ पे फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पी, यहाँ एस, फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल, इस तरीके से इनका ये होता है। ठीक है, एक बेसिक फ्लो चार्ट है आपके सामने। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि हमें जो कॉन्सेप्ट डील करना है तो हम उसका एक ट्रेलर देखते हैं पहले। तो लाइक ये फ्लो चार्ट है आपके सामने, ये डायग्राम है। ठीक है, तो इससे आपके, तो देखो यहाँ पे इन बिटवीन बेस पेयर आर प्रेजेंट, इन बिटवीन 2 स्टैंड्स बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, 2 स्टैंड के भीतर बेस पेयर प्रेजेंट है। और बेस पेयर में हमें पता है क्या होता है, एडेनाइन हमेशा पेयर किसके साथ, थाइमिन के साथ करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है। माना कि एडेनाइन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, PU, और ये पायरामिडिन है। लेकिन जब डीएनए की बेस पेयरिंग होती है तो ये क्या करते हैं, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन्स। डीएनए के स्ट्रक्चर में बात करें या डीएनए के कंपोजिशन में बात करें। ठीक है, चलते हैं आगे।
तो देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन फिलहाल तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ ले भैया। मेजर ग्रुप मतलब जो लंबा टर्न होता है, देखो ये लंबा टर्न है, ठीक है, ये लंबा टर्न है तो ये मेजर ग्रुप। और जो छोटा टर्न है देखो ये यहाँ से यहाँ मतलब छोटा टर्न है तो इसको माइनर ग्रुप, ठीक है। लंबा टर्न मेजर ग्रुप, छोटा माइनर ग्रुप, और इन दोनों के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। हमने पहले ही कहा दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो नाइट्रोजन बेसेस के भीतर प्रेजेंट होते, मतलब इनके भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते और वो वीकली उनका अट्रैक्शन होता है, वीकली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये देखो एक बेस पेयरिंग का भीतर का डिस्टेंस जो एक कंप्लीट टर्न में कितनी दूरी होती है तो 3.4 नैनोमीटर होती है। और 10 बेस पेयर के भीतर ये होता है 0.34 नैनोमीटर। बहुत सारी बातें करेंगे, एक ट्रेलर है भैया, बहुत सारी बातें हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलते आगे, अब आएगा असली मज़ा, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम डील कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो देखो वॉटसन, देखो क्या बात है यहाँ पे, एक मिनट। तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, बिल्कुल सही। वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने प्रपोज किया 1953 में विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक। देखो जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने ये प्रपोज किया 1953 में, किसके इस्तेमाल से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड के इस्तेमाल से, ठीक है। तो डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड ऑफ टू स्टैंड्स इन विच बोथ स्टैंड्स आर स्पाइरली अराउंड टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। ये देखा हमने एक दूसरे से कैसे स्पाइरली, मतलब एक दूसरे से ऐसे, मतलब एक दूसरे से लपटे हुए ऐसे खतरनाक, ठीक है। तो देखो डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ टू स्टैंड विच इज बोथ स्टैंड्स आर स्पाइरली कॉइल्ड, एक दूसरे को स्पाइरली कॉइल्ड है, ठीक है, अराउंड टू ईच अदर, एक दूसरे से। और एक बात क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड है ना, ये किसने दी है, रोजालिन फ्रैंकलिन नाम की साइंटिस्ट है, इन्होंने दी है। ये एक लेडी है, ठीक है, लेडी ये साइंटिस्ट थी, ठीक है। और वॉटसन और इनका कुछ रिलेशन भी था, ठीक है, रिलेशन था इन दोनों में। तो इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के इस्तेमाल से इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया। माना कि लोग हमेशा बात करते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को स्ट्रक्चर दिया, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस वॉटसन एंड क्रिक का है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोजालिन फ्रैंकलिन इस लेडी का है। माना कि इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसका देहांत हो गया था, किडनी डिसऑर्डर के इस्तेमाल से इसका देहांत हुआ। लेकिन जब नोबेल प्राइज़ इन तीन वैज्ञानिक को मिले, ठीक है, वॉटसन, क्रिक और इनके साथ रोजालिन फ्रैंकलिन के साथ एक थे जो, ठीक है। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला। माना कि रोजालिन फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उनके पहले ही उनकी देहांत हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। क्लियर है, चलते आगे, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है, चलते आगे। तो ये हमारे जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक टीचर थे, ये स्टूडेंट थे, ये टीचर थे, इनके स्टूडेंट थे, ठीक है। जैसा हमने देखा ना, हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल है भैया। हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो बॉटनी भी एरिस्टोटल है। लेकिन जब बात आती है जूलॉजी की तो थियोपेट्रस। इन दोनों का रिलेशन कैसे है, टीचर स्टूडेंट लाइक सेम वे, इनका भी रिलेशन कुछ उसी तरीके से, ठीक है। इनका रिलेशन कुछ, सॉरी, आई थिंक फादर ऑफ बॉटनी थियोपेट्रस है एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है, आई थिंक। चलते आगे, चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर। तो देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे, जहाँ पे हमने कहा आपको रोजालिन फ्रैंकलिन, ये नाम की ये लेडी है रोजालिन फ्रैंकलिन, और ये दोनों जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक 1953 में। और 1950 में इन्होंने क्या किया, वर्क विथ मॉरिस विल्किंस, बिल्कुल सही है, इनके साथ मिलकर इन्होंने टेक्निक बनाई थी, किसने, रोजालिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने, ठीक है, मॉरिन विंकलिस ने। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेज ऑफ डीएनए, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड ये थी, ठीक है। तो देखो प्रोवाइडेड द मेजरमेंट ऑन केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, ये
डीएनए की पूरी केमिस्ट्री के बारे में बता देती थी। मतलब डीएनए कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से कैसे उसमें टोटली प्रेजेंट है, टोटली प्रेजेंट मतलब किस तरीके से उसका एक मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी कहना बेटर समझेंगे हम, क्योंकि किस तरीके से उसका हुलिया है। ठीक है, तो देखो ये है रोजालिंड फ्रैंकलिन, जो इनके साथ कुछ रिलेशन था। ठीक है, डिस्कवर द डबल हेलिक्स बाय द बिल्डिंग मॉडल टू कन्फर्म फ्रैंकलिन्स एक्सरे डाटा एंड चार्ग्राफ रोल। मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को तो दिया, लेकिन किसके इस्तेमाल से दिया भैया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड एंड एज वेल एज चार्ग्राफ रोल। इन दोनों को सामने रख के, दोनों की थ्योरी सामने रख के, दोनों को समझ के, और रोजालिंड फ्रैंकलिन का बहुत बढ़िया हाथ था इनके पीछे। समझ देखो, हमने पहले ही कहा है भैया, इसके प्रीवियस सेशन में हमने कहा है आपको कि जब बात आए चार्ग्राफ रूल की, तो चार्ग्राफ रूल ने हमको बता दिया था कि जब बेस पेयरिंग होती है तो दोनों इक्वल होते हैं। माना कि हमारे पास एडेनाइन 50 है तो थाइमिन भी 50 होंगे, दोनों की बेस पेयरिंग होती है। तो इससे हमें पता चल जाता था, इससे हमें पता चल जाता था। मान लो कि एडेनाइन हमारे पास 20 है तो थाइमिन भी 20 होंगे, मतलब 20 और 20 40 होंगे। तो बाकी का जो वेटेज है एक स्टैंड में पर्टिकुलर एक बेस पेयरिंग में, तो हमें पता चल जाता था किसका कौन कितने परसेंटेज में वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो चार्ग्राफ रूल ने ये बहुत आसानी से कर दी थी बेस पेयरिंग का कंक्लूजन समझने के लिए। और फ्रैंकलिन ने इतना बड़ा इशू सॉल्व कर दिया था वॉटसन एंड क्रिक का, क्योंकि इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड को लोगों को सामने लेकर भी आ गई थी। ठीक है, तो इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक को बहुत आसानी हो गई कि स्ट्रक्चर देने के लिए, डीएनए का स्ट्रक्चर देने के लिए उनको बहुत आसानी हो गई। ठीक है, तो ये रोजालिंड फ्रैंकलिन, जैसे कि हमने अभी कहा, फ्रैंकलिन स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन। फ्रैंकलिन ने स्टडी तो की डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी तो की, लेकिन किसके इस्तेमाल से? एक्सरे यूजिंग, मतलब किसको यूज़ करके? एक्सरे डिफ्रैक्शन को। सी वर्क वेरी हार्ड टू मेक अ बेटर एंड ए क्लियर पैटर्न। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम करते थी, बहुत मुश्किल काम को आसान बनाने का काम ये करते थे। ठीक है, हेंस द डिस्कवरी इंडिकेटेड दैट द डीएनए हैज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का है, ये एक्चुअली इसने ही बताया था पहले। ठीक है, पहले बताया था इस इस्तेमाल से। ठीक है, ये रोजालिंड फ्रैंकलिन 1952। ठीक है, 1952 में। और खोज कहाँ पे हुई? 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के हाथ में लगे थे ये। ठीक है, चलते आगे। अब ये है स्ट्रक्चर डीएनए का, ये हम बाद में बात करेंगे जब क्लियर। एक बात के लिए कह दूँ मैं, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे देखो, ये 5' है, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, यहाँ पे शुगर होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, यहाँ पे शुगर होगा। और नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं ये हमेशा अंदर होते हैं। देखो, एडेनाइन है प्यूरिन और थाइमिन है पायरामिड, दोनों के भीतर बेस पेयरिंग है। ठीक है, और इनके भीतर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, गोनिन क्या है? गोनिन प्यूरिन है। साइटोसिन क्या है? पायरामिडिन है। इनके भीतर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि दो नाइट्रोजन बेसेस के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। मेजर हमने पहले ही कहा, मेजर मतलब लंबा टर्न जो होता है, मतलब एक लंबा जो पर्टिकुलर टर्न होता है उसको हम मेजर कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर कहते हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ही है तो इसको माइनर, और ये लंबा है, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक, इसलिए इसको माइनर, लंबा है। ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस शुगर फॉस्फेट है, तो बताया आपको ये बैकबोन बनाते हैं। हमने पहले ही कहा कि H3PO4, इसमें क्या होता है? तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 OH होते हैं, और 3 OH में से 2 OH रिस्पॉन्सिबल होते हैं शुगर, डीएनए का शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ही होते हैं फॉस्फेट शुगर, ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए का। ये जो पूरा बैकबोन है, ये वाला, ये पूरा शुगर और फॉस्फेट से ही बनता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो ठीक है, घबराइए मत, चलते आगे। तो देखो, हमने जैसे कि पहले ही कहा आपको, बोथ स्टैंड्स रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों स्टैंड एक दूसरे से कैसे है? तो एंटी पैरेलल है, बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे कहा ना हमने, एक दूसरे से कुछ इसी तरीके से एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस स्टैंड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पहले ही कहा है हमने, सेशन नंबर फर्स्ट में ही कहा है कि हमने ईच स्टैंड मतलब 2 स्टैंड है, और हर एक स्टैंड क्या नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। पॉली मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड हमने कहा है
फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, तीनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और पॉली मतलब में नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का इसमें हिस्सा है, ठीक है। फिर हमने कहा द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, बिल्कुल सही है, अभी बात करी है हमने, शुगर और फॉस्फेट, ये जो बैकबोन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिक्र भी करा था, ये देखो पीएस, ये जो बैकबोन होता है, ये पूरा बैकबोन, एक मिनट, ये जो बैकबोन होता है पूरा, ये जो बैकबोन, ये इस तरफ का, इस तरफ का, इस तरफ का, ये पूरा कौन बनाता है? फॉस्फेट एंड शुगर, मतलब पी एंड एस, ये दोनों बनाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर उन्होंने कहा है, ठीक है, यही यहाँ पे उन्होंने कहा है। देखो द बैकबोन ऑफ डीएनए, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज क्या है? द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट विच इज लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सही है। हमने पहले ही कहा भैया आपको कि पी और एस के भीतर का कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे हमने बात करी कि पी और एस, जैसे हमने कहा था दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन इन फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल, सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सारी बातें करी है हमने, सारी बातें करी है हमने, डीएनए केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, आप प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारी बातें करी है, तो ये भी क्लियर है। चलते आगे। बोथ द स्टैंड्स ऑफ डीएनए शो पोलैरिटी, पोलैरिटी इसलिए क्योंकि एक स्टैंड 5' to 3' है, तो दूसरा स्टैंड 3' to 5' है, और मान लो इसका स्टार्टिंग 5 है, इसका एंड 3 होगा। और अब इसके साथ ही देखो, एक मिनट, अब इसके साथ भी यहाँ से ये लपेटा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे 5' है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3' और यहाँ पे 5', ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 5' से स्टार्ट हुआ, 5' से स्टार्ट हुआ, नीचे आया 3' तक, और इसी के साथ यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल, एक दूसरे से एंटी पैरेलल तो होते, लेकिन कौन से? एंटी, एंटी मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' होगा, अब यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5', ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलते आगे, ठीक है, क्लियर है, चलते आगे। Each polynucleotide stand has 3' to 5' एंड, और हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो स्टैंड होता है 3' से स्टार्ट होता है और 5' पे एंड हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए, अब 5' एंड हैव अ फ्री फॉस्फेट, 5' एंड पर क्या होता है? फ्री फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और 3' पर क्या? फ्री OH ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? अरे सीधी सी बात है भैया कि 3' to 5' पे क्या होता है आपके, वहाँ पे क्या होते हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्टैंड होते हैं आपके, उसका एंड होता है वहाँ पर। मान लीजिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड कहाँ पे होते हैं? 3' to 5' एंड होते हैं, और दूसरी तरफ है 5' to 3', तो 5' पर होते हैं फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और 3' पे होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। चलते आगे, क्लियर है? चलते आगे, क्लियर है, चलते आगे। डीएनए फॉर्म अल्टरनेट डीप एंड शैलो ग्रो आर कॉल्ड एज मेजर एंड माइनर ग्रो, बिल्कुल सही है। मेजर मतलब ज़्यादा, डीप, डीप म्हणजे ज़्यादा, ज़्यादा लंबा, ऐसा डीप वाला, इसको हमने क्या कहा था? मेजर कहा था। और जो छोटा है, लेंथ छोटी है टर्न की, उसको हमने माइनर ग्रो कहा था, ठीक है। सारी बातें हम देखेंगे। द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और डीएनए की डायमीटर कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए यहाँ पे 2 नैनोमीटर मतलब 2 नैनोमीटर मतलब 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम होगी, और नैनोमीटर में बात करेंगे तो 2 नैनोमीटर होगी। तो यहाँ जब नैनोमीटर में बात करेंगे तो 2 नैनोमीटर होगी, जब एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। तो देखो फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, और देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में क्लियर कर दे। तो कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम लोग इसे क्या कहते हैं, मतलब बोथ स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, हेंस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल, हेंस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों स्टैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए कोई इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का एक और मतलब होता है, वो कुछ इसी तरीके से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का एक और मतलब होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। मतलब मान लो एक न्यूक्लिक एसिड से, मान लो ये क्या है, ये क्या है? तो भैया ये न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए। जैसे देखो हमें डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दे आर अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है, मान लो जैसे कि हमने देखा है ना भैया, डीएनए टू एमआरएनए को हमने इसको कह दिया था ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू आरएनए इसको कह दिया था हमने ट्रांसलेशन। फिर जैसे हमने बात किया डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, तो जैसे कि डीएनए से आरएनए बनता है तो एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भैया, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब नॉर्मली बात है डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं हम उसको, और डीएनए टू एमआरएनए बनता है, मतलब एमआरएनए बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए। तो डीएनए टू एमआरएनए बन रहा है, मतलब वो क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है, और फिर एमआरएनए से वो आगे प्रोटीन में जाता है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये सारी बातें, तो इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो ठीक है, चलते हैं फिर आप पॉइंट पर। द टू स्टैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही, हमने कहा कि दोनों जो स्टैंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस। दो नाइट्रोजन बेस के भीतर प्रेजेंट होते हैं कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कैसे नेचर के होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलते आगे। बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक, और बेस पेयरिंग कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे कि भैया मैं बार बार बेस पेयरिंग को लेके मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ। बेस पेयरिंग क्या होती है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जैसे कि एडेनाइन है, एडेनाइन ग्वानिन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है साइटोसिन और यहाँ पर है थायमिन। माना कि इनका नेचर है प्यूरिन का, ठीक है, और इनका नेचर है पायरामिडिन का। लेकिन जब बेस पेयरिंग होती है तो एडेनाइन क्या करता है, थायमिन के साथ जाता है, मतलब प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। देखिए आप देखो एडेनाइन ऑफ वन स्टैंड पेयर विथ थायमिन, एडेनाइन क्या करता है, एक स्टैंड के एडेनाइन दूसरे स्टैंड के थायमिन के साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अब अदर फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए है क्या, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और ग्वानिन जाता है साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, ये दोनों है प्यूरिन। लेकिन जब बेस पेयरिंग होती है तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन्स, और ये क्या है, पायरामिडिन्स है। ठीक है, तो देखो एक ट्रिक भी यहाँ पे मैंने दी है। ट्रिक क्या है, अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना दोनों की शादी होती है भैया। ठीक है, अक्षय कुमार मतलब ये फॉर एडेनाइन एंड टी फॉर थायमिन। ठीक है, तो ये बेस पेयरिंग का जो रिलेशन है समझने के लिए मैंने एक ट्रिक भी डाली थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलते ही फिर आगे। तो दूसरी तरफ देखिए आप, अब दूसरी तरफ देख सकते, देखो ग्वानिन फॉर जी ऑफ वन स्टैंड स्फेयर विथ द साइटोसिन। ग्वानिन जो होता है एक स्टैंड के पेयर का जो ग्वानिन होता है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, साइटोसिन के, जो अदर स्टैंड जो दूसरे स्टैंड पर प्रेजेंट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी ट्रिक हमने कुछ ऐसे बताई थी, जी फॉर गंगा और सी फॉर सीताराम। गंगा भाई और सीताराम की जोड़ी है यहाँ पे, वहाँ पे अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की है। ठीक है, चलते आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है यार, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत सारी बेसिक बातें आप वो दोनों सेशन देख सकते हो जिसका ड्यूरेशन अब 50 मिनट का है, 50 मिनट का है। ठीक है, प्रीवियस सेशन आप देख कर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ग्रुव्स के बारे में हमने बात करी, जो लंबा ग्रुव्स होता है उसको हमने मेजर कहा था, जो छोटा होता है उसको हमने माइनर कहा था। ठीक है, तो डायमेंशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दो स्टैंड के भीतर की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसको हम नैनोमीटर में बात करें तो 2 नैनोमीटर होती है। जैसे कि हमने देखा वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स, एक कंप्लीट टर्न जो होता है डीएनए का, एक कंप्लीट टर्न मतलब मतलब 1 मिनट, एक कंप्लीट टर्न मतलब कौन सा टर्न, यहाँ से लेकर, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया एक टर्न। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया एक टर्न। इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी वन कंप्लीट टर्न की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दे आर 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच हेलिक्स। हर एक हेलिक्स में कितने 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, ये एक हेलिक्स बन गया, एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बिल्कुल सही है, हमने कहा कि एक कंप्लीट टर्न की दूरी कितनी होती है, एक कंप्लीट टर्न की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। तो फिर बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो डिवाइड करो 10 से, तो 34 डिवाइड बाई 10 कितने आ रहे हैं, 3.4। ठीक है, तो ये 3.4 हो गया आपका आइंस्टाइन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, फिर और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरी खुद की नोट्स है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भैया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बाहर ऐसे फॉस्फेट शुगर की चेन होती है, देखिए यहाँ पर भी, और भीतर होते हैं ये नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, भीतर होते हैं ENP मतलब नाइट्रोजन बेसेस, जिसमें होता है प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन, जैसे कि हमने बात करी एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आई होप। और यहाँ पे देखिए आप, एक कंप्लीट टर्न की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक कंप्लीट टर्न की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, देख सकते हैं यहाँ पे। और हर एक टर्न में 10 बेयर होते हैं, मतलब 34 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 344 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये हो गया एक कंप्लीट टर्न। देखिए आप, एक कंप्लीट टर्न कहाँ से करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए एक कंप्लीट टर्न है, ये है क्या, एक कंप्लीट टर्न है ये। ठीक है, एक कंप्लीट टर्न है जिसकी दूरी 3.4, और माइनर मतलब शॉर्ट टर्न, और ये मेजर टर्न मतलब लंबा टर्न। ठीक है, तो ये सारी बातें। और ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन हमने पहले ही कहा ना। ये देखो, ये जो चेन है, एक मिनट, ये जो चेन है हम इसको शुगर फॉस्फेट का बैकबोन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा क्लियर और हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, चलते आगे। और ये मेरी खुद की स्टैंड है, ये मेरी खुद की नोट्स है, सॉरी। आज आज क्या हो रहा है, आज मैं ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो सो मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ मुझे भी पता नहीं चल रहा है आजकल तो। ठीक है, हाँ होता है ना, जब आप उम्मीद से ज़्यादा खुश होते हो ना, तो ऐसी भड़काने वाली बातें करते हैं आप, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतने खुश होते हैं, तो पता नहीं, मतलब आप क्या बोलते हो आपको खुद समझ में नहीं आता। तो चलो भटकते नहीं, आते हैं हमारे सीधे पॉइंट पर। तो देखो, ये रिप्रेजेंटेशन मेरी नोट्स का। ठीक है, मैंने पहले का एक स्टैंड 5 डैश है, तो वो नीचे 3 डैश तक आएगा, और दूसरी तरफ 5 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, देखो ये एक DNA का टिपिकल DNA। तो देखो, वन टर्न एंगल, एक एक जो कंप्लीट टर्न होता है उसके भीतर एंगल कितना होता है, जो 360 होता है। ठीक है, और 10 बेस पेयर होते हैं, देखा है हमने। और हर एक मतलब एक कंप्लीट टर्न में उतना होता है, और एक हेलिक्स में, एक हेलिकल टर्न कह सकते हो आप उसको, 30-60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 36। ठीक है, मतलब क्या है, 36, और एक हेलिक के भीतर का एंगल 36 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखे हैं भैया। और हमने कहा है जो मेजर होता है, लंबा लंबा डीप होता है उसको हम मेजर कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर कहते हैं। ठीक है, और हमने पहले ही कहा है जो बैकबोन, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन है। देखिए ये देखो, यहाँ पे ये जो चेन है पी एस मतलब फॉस्फेट शुगर की, तो ये है यहाँ पे। ये कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, बाहर से ऐसे बाहर से, और ये भीतर उनके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें। और ये देखो टिपिकल ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है, तो देखो एक मिनट, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे एडेनाइन, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे थाइमिन। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसके आगे येस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसके आगे येस हो जाता है, और येस के यहाँ पर, येस के यहाँ पे पी हो जाता है। ठीक है, एक मिनट और क्लियर देखेंगे हम, कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो आप, यहाँ पे होते हैं पी, यहाँ पे होते हैं येस, यहाँ पे होते हैं एडेनाइन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ होते हैं येस, और यहाँ पे होते हैं पी। ठीक है, दूसरी तरफ फिर से ऐसा होता है, पी येस, पी येस, फिर यहाँ पे आता है साइटोसिन, यहाँ पे आता है ट्रिपल, यहाँ पे आता है साइटोसिन, सॉरी यहाँ पे आता है ग्वानिन, यहाँ पे फिर एक मिनट, यहाँ पे फिर से आता है ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से ये आगे, और ये पी को फिर से अटैच। कुछ इस तरीके से ये लंबी चेन इसकी बनती है भैया। तो हमने बहुत सारी बातें करी इसके ऊपर कि एक हेलिक्स के भीतर का टर्न कितना 36 डिग्री से उसका एंगल कितना होता है, 36 एंगल होता है उसके भीतर का। ठीक है, और एक कंप्लीट टर्न के भीतर एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, उसके भीतर का एंगल 360 होता है। तो एक लेंथ, एक पिच लेंथ,
एक जो टर्न है उसके भीतर कितने एंगस्ट्रॉम होता है, तो 3.4, ठीक है। और एक कंप्लीट टर्न जो होता है उसके भीतर कितनी दूरी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली है, फिर से आप एक बार रिकॉल कर सकते हो, बहुत बेसिक बातें। और आई होप मैंने अच्छी तरीके से बताने का तो प्रयास किया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, बहुत समझ में आएगा यार। कमांडो है हमारे, और कमांडो ट्रेनिंग पर है, ठीक है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर कहते, मैं उनका हमेशा बहुत बड़ा फ़ैन रहा, ठीक है। आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ, ठीक है। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सर हमेशा कहते हैं कि मेरे कमांडो हर ट्रेनिंग के लिए तैयार होने चाहिए। ये बहुत बेसिक बात है आपके सामने, तो ये तो आप इजीली गेन कर लेते हो, इजीली गेन कर लेते हो, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, आप इजीली गेन कर लेते हो। और मुझे हमेशा कहते हैं कि आप इतने बड़े बड़े सेशन क्यों लेके आते हो, कोई तो 51 मिनट का होता है, कोई तो एक एक घंटे का होता है। तो भैया मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे पास स्लाइड उतनी अच्छी होती है, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आता हूँ। पहली बात तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब आपको देने का प्रयास करता हूँ कि जो देखने के बाद आपको डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। मतलब आनी चाहिए डिफ़िकल्टी आना बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाते, पहली बात तो, ठीक है। डिफ़िकल्टी आना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं आती। ईज़िली आप उसको एवरेज जो बच्चा होता है ना, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसी मेरी स्लाइडें होती है, ठीक है। और वैसा मैं प्रयास तो करता हूँ आपको बताने का, ठीक है। वैसा तो प्रयास मैं करता हूँ आपको बताने का, ठीक है। तो फिर और क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे अगले सेशन में, जल्दी मुलाकात होगी, इसके अगले सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या कह सकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, कोविड से बचते रहिए, क्योंकि देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, ठीक है। और सॉरी, मैं आज थोड़ा बाहर जाना था मुझे, तो आई थिंक मैंने कोई जल्दबाजी करी है नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है यार, यही तो पढ़ रहे हैं हम, कितने दिनों से यही पढ़ रहे हैं हम, सोचिए थोड़ा। मतलब 3-4 सेशन इसी पर थे, और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा था। मतलब आपके वो क्लियर है तो ये आपको तो चिल्लर लगेगा ना, इसीलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई जल्दबाजी करी है आज पढ़ाने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आराम से हर एक पॉइंट के साथ जा रहे हैं, हर एक लाइन के साथ जा रहे हैं, हर एक लाइन को फोड़ के बताना ही मेरा काम है आपको, ठीक है। और वही मैं कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।